अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, वो है मेटाफोर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के कुछ सम जो एडिशनल फीचर्स हैं हम उसके बारे में पहले बात करेंगे और फिर इसके बारे में हम मेटाफोर्स के बारे में आगे रीड करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ फीचर दिए गए हैं, ठीक है, जिनका मुख्तलिफ काम होता है, जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं और ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर का फंक्शन है वो है फीडबैक। ठीक है जी, फीडबैक क्या होता है? जिस तरह सिंपल फीडबैक को आप अगर इसके मीनिंग में देखें तो आप इसको रिस्पॉन्स कह सकते हैं, ठीक है, या कोई भी जो क्वेश्चन करता है और उसके नतीजे में जो आंसर होता है, ठीक है, उसको भी फीडबैक कहा जा सकता है। यानी कि किसी भी काम के बदले में, कोई भी इंफॉर्मेशन के बदले में इंफॉर्मेशन देने जो दी जाती है उसको फीडबैक का नाम दिया जाता है। कंप्यूटर में ये टर्म जो होती है ये आम यूज़ होती है, ठीक है। जिस तरह फीडबैक की अगर बाय एग्जांपल एक मिसाल दूं तो फीडबैक क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ठीक है। अब वो शॉपिंग करके क्या करता है कि कुछ ना कुछ उसके बारे में रिव्यूज़ देता है, ठीक है, यानी कि उस चीज़ के बारे में कुछ रिव्यूज़ देता है। तो वो जो रिव्यूज़ होते हैं उसको फीडबैक का नाम दिया जाता है। यानी कि अब क्या हुआ कि जो सेलर है उसने तो अपनी चीज़ वहाँ पे सेल करने के लिए रखी हुई है, ठीक है, यानी कि वो एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि सेल पर खरीद परचेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप उसके बदले में आप वो सेल करके आप वो जो चीज़ है वो आप खुद परचेज करते हो, ठीक है। परचेज करने के बाद आप उस एक तो जो परचेज करते हो तो वो फीडबैक होता है, या उसके बारे में कुछ रिव्यूज़ वगैरह देते हो उसको, वो फीडबैक होता है। कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फंक्शन वगैरह कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता है कि आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हो, ठीक है, कंप्यूटर उसके बदले में आपको वो जो इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे उसके बारे में आपको कोई ना कोई वो आउटपुट निकाल के देगा और उस आउटपुट को हम फीडबैक का नाम देते हैं। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें डिपेंड करती हैं। फीडबैक का क्या होता है? फीडबैक दरअसल कंप्यूटर को ये बताता है, किसी भी पर्सन को ये बताता है कि कंप्यूटर आपका काम कर रहा है या कर चुका है, ठीक है, या इसका मतलब है कि अभी वो अंडर प्रोसेसिंग है या वो प्रोसेस्ड हो चुका है। इसके लिए आगे मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें फीडबैक को दिखाने के लिए जो यूज़र इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा होता है, कुछ इसके साइंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ या वेबसाइट वगैरह खोलते हो, अगर आपका इंटरनेट स्लो है, ठीक है, तो क्या करता है होता है कि जी आप जब खोलते हो कोई भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो तो उसके ऊपर एक सर्कल आ जाता है, ठीक है। सर्कल क्या होता है कि उसके वो एक तरह से मूव कर रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? वो दरअसल ये बता रहा होता है आपको कि अभी आपका जो काम है वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ वो फीडबैक उसके बारे में देता जाता है। इस तरह कुछ मुख्तलिफ तरह के साइंस वगैरह फीडबैक में यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह रनिंग डॉग हो गया, यानी कोई छोटा सा कुत्ता वगैरह भाग रहा होता है। इस तरह टाइम ग्लासेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके फीडबैक के टाइम को दिखाते हैं कि जी अभी जो आपने जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कंप्यूटर को दी है या जो आपने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, कंप्यूटर अभी तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है। वो जब वो प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो तो आपको मिल जाती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उसके ऊपर कुछ चीज़ चल रही होती है तो वो एज ए फीडबैक आपको नज़र आ रही होती है कि जी कंप्यूटर जो है वो हमने जो इसको रिक्वेस्ट की है या जो इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है वो उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है। यानी कि वो टाइम बाय टाइम जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो टाइम बाय टाइम वो उसको बताता जाता है। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंट इंटरफेस। अब कुछ एप्लीकेशन आपने देखी होंगी, ठीक है, जिनका कि इंटरफेस जो होता है, यानी कि जो सामने आपको नज़र आ रहा होता है वो तकरीबन सेम होता है, ठीक है। जिस तरह अगर सिंपल सी एग्जांपल लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की, ठीक है। अब इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम होता है, जिसमें फाइल वगैरह आ जाता है, सेव एज, यानी कि जितनी उसके मेन्यू बार के अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, सेव होती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी भी फंक्शन के
कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है या डेवलप करने वाला है, ठीक है, उसको अगर ये लग रहा होता है कि जी अगर इसके जो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो मैं नया बना रहा हूँ, जो नया बना रहा हूँ उसके अंदर भी कुछ इस तरह इसके फीचर होंगे, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसके नतीजे में उसके कुछ जो होती हैं वो फंडामेंटल जो होती हैं सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि बेसिक तौर पर कुछ ना कुछ उसके अंदर सेम हो जाता है। तो इसी तरह क्या किया जाता है कि कंसिस्टेंट इंटरफेस में मोस्टली थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर दो या तीन इस किस्म के यूज़ करते हो जिनके जिनमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, तो उसका जो इंटरफेस होता है उसको कंसिस्टेंट इंटरफेस का नाम दिया जाता है कि जिसमें मोस्टली फीचर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं या बिल्कुल कॉपी होते हैं। तो इसी तरह जो सेम इंटरफेस आपको नज़र आता है उसको कंसिस्टेंट इंटरफेस का नाम दिया जाता है। उसके बाद अगला जो है वो क्लिकिंग एंड ब्लेजिंग, ठीक है। क्लिकिंग क्या होता है? जब भी आप कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह हासिल करते हो या सिंपल सी बात है कंप्यूटर के ऊपर आपको चीज़ ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, अपने माउस से उसके ऊपर क्लिक करते हो। क्लिकिंग बेसिकली क्या यूज़ हो की जाती है कि ये उसके चीज़ के रिलेटेड मोर इंफॉर्मेटिव थिंग्स ओपन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लिकिंग की वजह से फिर क्या होता है कि आप इसकी मदद से वो जो आप यूज़ कर रहे हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, क्लिकिंग की मदद से आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी निकाल सकते हो। जिस तरह सिंपल सी बात है, अगर हम कोई कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, अगर उसको तो सिंगल लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे तो वो तो ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो राइट क्लिक करने के नतीजे में उसकी जो और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं। यानी क्लिकिंग के नतीजे में फिर क्या करते हो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज़ की उसकी एडिशनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप उसको डिफाइन करते हो या ओपन करते हो। उसके बाद ब्लेजिंग क्या होता है? ब्लेजिंग सिंपल सी अगर इसको इंग्लिश वर्डिंग में देखें तो शोला भड़कना, जिस तरह सिंपल सी बात है, ठीक है। इंग्लिश वर्डिंग में ब्लेजिंग का ये मतलब बनता है, लेकिन अब ये नहीं होता कि कंप्यूटर में आग लग जाए और वहाँ पे शोले भड़कना शुरू हो जाए। इसकी बेसिकली टेक्निक जो यूज़ होती है वो बैक एंड पे यूज़ होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिप्स इस्तेमाल होती हैं, तो चिप्स इस्तेमाल होने में जब भी कंप्यूटर को कोई ना कोई नया टास्क मिलता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर को किसी चीज़ के ऊपर परफॉर्म करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है जब कोई वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन इतनी ज़्यादा तो उसके अंदर नहीं होती कि वो आग पकड़ ले, कंप्यूटर सिस्टम के वगैरह के अंदर वो आग पकड़ ले। तो इसी वजह से, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर जो एक किस्म का लोड पड़ता है वो बेसिक तौर पर इसी तरह का होता है कि जो उसके जो चिप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो उसको हरकत देने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है न्यू इंस्टेंस। अब न्यू इंस्टेंस क्या आती है? अब सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसको न्यू इंस्टेंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो ब्लैंक हो सकता है, ठीक है, या उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ डाटा वगैरह रखा हुआ होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वो बेसिक तौर पर आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ये डिपेंड करता है, लेकिन जब आप उसको क्रिएट करते हो तो तब तो वो खाली होता है, ठीक है, ब्लैंक होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो सिंपली बाद में उसके बाद फिर उसका डाटा वगैरह जो आप जिस तरह मर्जी करो उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, या सिंपली आप एक कैलेंडर वगैरह बनाते हो, लेकिन जब आप क्रिएट करते हो कैलेंडर को सिंपली तो वो तो खाली होता है, लेकिन उसके बाद फिर आप उसके अंदर डेट्स वगैरह या उसके बाद वीक्स वगैरह, मंथ वगैरह इस तरह उसको डिफाइन करते जाते हो, जिस तरह आपका एक कैलेंडर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है एग्जैक्ट डुप्लीकेशन। एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ये टर्म्स यूज़ की जाती है बेसिक तौर पर कंप्यूटर चूँकि काम करता है 0 1 की शक्ल में, ठीक है। अब कंप्यूटर जो भी डुप्लीकेट करता है वो बिल्कुल सेम टू सेम वही डुप्लीकेशन होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल डुप्लीकेशन करता है, इसलिए लिहाजा 0 1 के अंदर कोई इस तरह का फ़र्क नहीं आता कि जिस तरह के जी वो उसकी डुप्लीकेशन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक मूवी को एक जगह से दूसरी जगह एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसको एक आप
जगह से आप दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो नई जगह पे आपने उसको कॉपी किया है, ठीक है, वहाँ पर भी उस जिसको कॉपी किया उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना तो उसका कोई रिज़ल्ट वगैरह के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ना ही किसी और चीज़ के ऊपर। या अगर कोई आप डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के अंदर कॉपी करते हो, तो वो डॉक्यूमेंट सेम टू सेम उसी जिस तरह वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी फॉर्म में भी वो उसी तरह का ही होता है, क्योंकि इसके अंदर 01 की सूरत में डाटा जो होता है वो चल रहा था कंप्यूटर के अंदर, और लिहाजा उनकी जो एक सीक्वेंस होती है वो कायम ही रहती है। लेकिन उसके बाद एक दूसरी तरह का होता है जो एनालॉग जिसको कहा जाता है, जो कि एनालॉग जो होता है वो हमेशा एक वेरिएबल के ऊपर काम करता है, ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज़ के ऊपर वो रहता है, उसकी कुछ वैल्यू कम होती हैं, कुछ ज़्यादा होती जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनालॉग होता है उसकी जो डुप्लीकेशन होती है वो सेम नहीं होती। जिस तरह सिंपल सी बात अगर एग्जांपल करें, एक कोई न्यूज़पेपर वगैरह आप कॉपी कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो आप कॉपी कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम उस तरह का नहीं होता। इसमें कुछ फीचर्स वगैरह कुछ फीचर जो होते हैं वो उसके ख़राब हो जाते हैं। इसकी सिंपल सी बात है कि यानी कहीं को पेपर वगैरह जो होता है वो ख़राब हो जाता है, या इंक वगैरह जिसको आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, या इंक जो होती है वो ख़राब हो जाती है, या इंक की बहुत ज़्यादा मिकदार जो होती है वो हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर आजकल जो कॉपिंग का जो ज़्यादातर मेथड चलता है वो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो कॉपी की जाती है वो 100% प्योर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल की तरह ही होती है। लेकिन चूंकि जो एनालॉग फॉर्म में की जाती है, एनालॉग फॉर्म चूँकि वेरिएबल होती है, इसकी वैल्यूज़ कम या ज़्यादा होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो सेम टू सेम उस तरह की कॉपी क्रिएट नहीं कर सकता जिस तरह के एक डिजिटल जो होता है वो कॉपी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट और एडिट का फीचर है, ये कुछ बेसिक से उसके सिंपल से फीचर है। आप क्या करना चाहते हो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन के ऊपर उसको शिफ्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, यानी जो चीज़ पड़ी होती है उसको कॉपी किया और जिस जगह पे जाके आपने उसको लोकेट करना है या जिस जगह पे आपने रखना है तो वहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट करते हो। उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ अपडेशन वगैरह या चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। जिस तरह के हम सिंपली ये कह लें कि जो वर्ड की फ़ाइल होती है या किसी इस तरह की फ़ाइल होती है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सिंपल जो फीचर्स हैं जो कि कंप्यूटर जो होता है वो बेसिक तौर के ऊपर प्रोवाइड करता है। उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर आप जी चाहते हो कि जी मेरे पास मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है ये एक से ज़्यादा मरतबा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि जी आप उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर होता है उसको कहा जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। आप क्या करते हो कि फाइंड के अंदर वो वर्ड लिखते हो, वो क्या करता है कि जी वो आपका वर्ड ढूंढ के दे देता है आपको पूरे पेज के ऊपर, वो कुछ निशान वगैरह उस वर्ड के ऊपर लगा के देता है, ठीक है। तो कलरिंग वगैरह कर देता है उस निशान के ऊपर या उस जो आप वर्ड को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कलरिंग जब करता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आप नीचे उसको रिप्लेस के खाने में जब कोई वर्ड वगैरह लिखते हो तो उसको इंटर करते हो तो वो क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे वो वर्ड पहले लिखा हुआ होता है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी जो कि आप नया वर्ड उसकी जगह पे लिखना चाहते हो उसकी जगह पे वो आ जाता है। अब उसके बाद एक सिंपल सी चीज़ है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है कि अब मुख्तलिफ जगह के ऊपर वर्ड वगैरह डिफाइन किए होते हैं, जिस तरह एटसेट्रा की एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। एटसेट्रा क्या होता है कि अगर तो ये आ जाता है पेज के दरमियान में, ईटीसी उसको कहा जाता है, उसके आगे डॉट वगैरह लगा दिया जाता है क्योंकि ये एटसेट्रा जो होता है इसका एब्रीवेशन है, ठीक है। ईटीसी जो होता है वो एब्रीवेशन होता है एटसेट्रा का, तो लिहाजा एब्रीवेशन को जब भी लिखते हैं तो उसके आगे कोई ना कोई डॉट वगैरह लगा दिया जाता है। लेकिन अब इसमें मसला ये आता है कि अगर तो वो जहाँ पे आपकी वो लाइन वगैरह ख़त्म हो रही है उसके बाद तो बेसिक तौर पे डॉट तो आना ही आना है, लेकिन अब आपने एटसेट्रा जो होता है वो कहीं पे भी इस्तेमाल किया जाता है, वो लाइन के एंड पे भी इस्तेमाल हुआ होता है, वो लाइन के दरमियान में भी इस्तेमाल हुआ होता है। तो इसके लिए फिर प्लेस होल्डर की टेक्निक जो होती है वो यूज़ की जाती है। इसमें जो बेसिक वर्ड होता है उसको हाइड कर लिया जाता है, हाइड करने के बाद जब वो आप उसके अंदर कोई फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हो, वर्ड वगैरह जो होते हैं रिप्लेस करते हो, ठीक है, हाइड करने के बाद फिर जब आप उसको दोबारा से उस जगह के ऊपर शो करवाते हो तो फिर वो जो होता है उसके बाद आपको एरर का मसला नहीं होता। यानी सिंपल ये कह लें कि जो जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे ईटीसी के बाद डबल डॉट आने थे, लेकिन अब इस तरह की प्लेस होल्डर ये काम इस तरह का करता है कि वो
वहाँ पे सिंगल ही डाट करता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ तकनीक वगैरह जो होती है ये कंप्यूटर कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करता है, जो कि सिंपल सी टेक्निक होती हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले अगर इसको बाय डेफिनेशन देखा जाए मेटाफोर्स क्या होता है, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो है फिगर ऑफ शेप। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को शेप की मदद से फिगर आउट करना मेटाफोर्स कहलाता है। अब मेटाफोर्स ने आजकल की जो डिवाइसेस हो गई हैं इसको बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करना है वो आसान कर दिया है। इसकी मेन रीज़न क्या आती है? अब इसमें कोई भी जो आप परफॉर्म काम वगैरह परफॉर्म करना चाहते हो वो सिंपल आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है कि जो भी आपको, अगर आपको मोबाइल वगैरह या कोई भी कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई भी जो एप्लीकेशन होती है वो पिक्चर्स की सूरत में या ग्राफिक आइकॉन्स की सूरत में वो मौजूद होती है। ठीक है, तो मेटाफोर्स ने बेसिक तौर के ऊपर यही काम किया कि जो किसी भी चीज़ को, ठीक है, पिक्चर की मदद से डिफाइन करती है कि जी ये आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर रखते हो, ठीक है, तो वो आपको वहाँ से पता चल जाता है, पिक्चर देख के आपको समझ लग जाती है कि जी ये सॉफ्टवेयर इस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ये जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मेटाफोर यही सिंपल सी टेक्निक है जो कि किसी भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की जो बुनियाद है वो मेटाफोर्स है। ठीक है, जो आजकल हम इंटरफेस यूज़ करते हैं उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें वगैरह आप हैंडल करते हैं या जितने भी आप फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी ग्राफ्स की सूरत में, ग्राफिक्स की सूरत में यानी पिक्चर की सूरत में वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से आपको उसको ईजीली हैंडल कर सकते हो। इसकी मदद से आप क्या करते हो कि आजकल क्या होता है कि डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ आइकॉन्स वगैरह या पिक्चर्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि अपने मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन मेटाफोर से सबसे पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई फंक्शन वगैरह परफॉर्म करना है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता था, आपको आपको बाकायदा उसका मैनुअल रीड करना पड़ता था कि जी ये किस तरह चीज़ वर्क करेगी। जिस तरह इसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ, अगर आपने अपने डिवाइस का वॉल्यूम जो है वो अप या डाउन करना है, ठीक है, आप ये देखते हैं कि वो तो बेशक उसके लिए बटन वगैरह भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या मोबाइल है, ठीक है, अब आपको ये नहीं होता कि आप बटन के बगैर भी उसके जो स्पीकर का आइकॉन होता है उसकी मदद से भी आप जो वॉल्यूम है उसको कम या ज़्यादा कर सकते, क्योंकि ये मेटाफोर जो होते हैं ये वर्चुअल डेस्कटॉप का भी कंसेप्ट देते हैं। यानी कि आप क्या करते हो कि आप वॉल्यूम, आप बटन की बजाय क्या करते हो स्क्रीन के ऊपर ही जो कि स्पीकर का आइकॉन शो हो रहा होता है, ठीक है, आप उसकी मदद से ही उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके आने की वजह से, ग्राफिकल यूज़र पे इंटरफेस आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है। ठीक है, लोग जो होते हैं इस चीज़ों को डिवाइस या जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह परफॉर्म करते हैं उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे तो मेटाफोर्स यानी कि बेसिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के नतीजे में जो भी आप किसी भी कोई एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करने के लिए या कोई भी चीज़ जो होती है, ठीक है, उसको आप ग्राफिक्स की सूरत में समझ सकते हो या आइकॉन जो उसका पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, वो मेटाफोर्स की एक बेसिक टेक्निक को यूज़ करते हुए वो आगे बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।